नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राष्ट्रभक्ति का मूल्य प्राण है, देखें कौन चुकाता है, देखें कौन सुमन शैया तज कंटक पथ अपनाता है। जी हाँ, राष्ट्रभक्ति का मूल्य प्राण है और इस बात से हम ये भी कह सकते हैं कि अपने प्राणों को दांव पर लगाकर हमारे देश के सैनिक हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए अहरनिश परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी, चाहे माइनस में तापमान हो, चाहे फिर तापमान हो 50 डिग्री के ऊपर, इन परिस्थितियों में भी, इन विषम परिस्थितियों में भी देश की सुरक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। ऐसे सैनिकों के कारण हम कह सकते हैं कि हमारा और हमारे देश का मस्तक सदैव ऊंचा रहा है। भारत ने सदैव अपनी सेनाओं पर गर्व महसूस किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति और सेना का पुनर्गठन, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं कर्नल R.K. अग्रवाल जी। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कर्नल R.K. अग्रवाल जी 33 वर्ष तक सेना में रहे और कर्नल के पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। कर्नल साहब, सबसे पहले जानकारी ये चाहेंगे कि वर्तमान दौर की जब हम बात करते हैं तो हर एक भारतीय को सेना पर बहुत गर्व है और सेना ने समय समय पर ऐसे अवसर भी उपलब्ध करवाए हैं कि हर एक भारतवासी को वास्तव में सेना पर गर्व होना भी चाहिए। लेकिन हम बात आज के कार्यक्रम की शुरुआत इस बात से करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति जो हुई 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ, उसके पहले भी जो सेना थी उसके लिए ये कहा जा सकता है कि उस पर नियंत्रण जो है वो अंग्रेज़ों का था। लेकिन जानकारी ये चाहेंगे कि उस समय सेना की क्या स्थिति थी। नमस्कार। आपने जो कहा बहुत सही कहा है कि भारतीय सैनिक पूरे विश्व के अंदर अपनी देशभक्ति, अपनी लड़ने की सामर्थ्य के लिए जाने जाते हैं जी। चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और भारतीय सैनिकों ने जो काम किया है इसको पूरे विश्व ने सराहा है जी। इसीलिए आज ब्रिटेन की सेना में भी हमारे जो गोरखा सैनिक थे वो वहाँ पे हैं जी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय हमारी देश की सेना में जो ब्रिटिश इंडिया आर्मी कहलाती थी करीबन 2 लाख सैनिक थे। लेकिन जब तक उन्होंने 3 कंटिनेंट्स में, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, तीनों जगह लड़ाई लड़ी है और बहुत हर जगह उन्होंने मोर्चे पे अद्वितीय काम किया है और ये रिकॉर्डेड है। बहुत सारे जनरल्स ने, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने या यूरोपियन ऑफिसर्स ने इस बारे में लिखा है कठिन परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों ने कैसा काम किया जी। और इसी कारण था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते जी। हमारी इंडियन आर्मी के अंदर, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ 25 लाख तक पहुंच गई थी जी। और उसको फिर बाद में 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ फिर उसको कम किया गया और आज़ादी के बाद आते आते 1947 में उसकी संख्या 4 लाख हमारे हिस्से में आई थी जी। आज़ादी के पहले हमारी जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसका जो सेटअप था उसमें बेसिकली 3 तरह के अफसर होते थे शुरू में, जो कि 1857 की क्रांति के बाद में सीधे क्राउन के अंदर आ गए थे जी। तो उसमें कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को लाया गया था और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको उनको पास ज़्यादा अधिकार थे। बाद में 20वीं सदी में इंडियन ऑफिसर्स को किंग कमीशन ऑफिसर कहा जाने लगा और उनको तकरीबन सभी अधिकार दिए गए जो कि ब्रिटिश सैनिकों के पास, ब्रिटिश अधिकारियों के पास थे जी। उसी के साथ उन्होंने एक वाइसराय कमीशन भी शुरू किया और वाइसराय कमीशन में उन लोगों को कुछ वाइसराय कमीशन दिया गया लेकिन उनको अधिकार नहीं था कि वो ब्रिटिश ऑफिसर्स पे, ब्रिटिश सैनिकों पे कुछ अधिकार उनके या ऑर्डर दे सकते। तो इस तरह से अलग अलग डिवीजन था और ये चलता रहा। 1947 में जो हमारी इंडियन आर्मी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इसका एक हिस्सा पाकिस्तान को गया और एक हिस्सा इंडिया में आया। जो इंडिया में हिस्सा आया वो हमारी तकरीबन 4 लाख की संख्या थी और दोनों तरफ शुरू में गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन आज़ादी के बाद जून 1948 तक गवर्नर जनरल बना रहना चाहते थे लेकिन पाकिस्तान नहीं माना इसके लिए, लेकिन वो इंडिया के गवर्नर जनरल रहे और इसीलिए दोनों तरफ, दोनों ब्रिटिश अफसर्स के अंतर्गत पाकिस्तान आर्मी को और इंडियन आर्मी का
कमांड ब्रिटिश ऑफिसर्स को दी गई। कर्नल साहब, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने अभी बताया, आज़ादी से पहले जो सेना थी उसका इस प्रकार का जो ढांचा था जिसका भी आपने वर्णन किया, जब आज़ादी मिल गई, सत्ता हमारे यहाँ के अपने लोगों के हाथ में आ गई, तो उनको क्या कुछ महसूस हुआ होगा जो उन्होंने सेना के ढांचे में क्या कुछ परिवर्तन किया? क्या 47 से पहले, आज़ादी से पहले जो सेना थी और आज़ादी के बाद में जो हमारी सेना रही, तात्कालिक तौर पर क्या परिवर्तन उसमें किए गए? जैसा कि पावर ऑफ ट्रांसफर जो जून 1948 में होना था, लेकिन चूंकि भारतीयों का दायरा जो नरसंहार इंडिया में चल रहा था, उसके मद्देनजर जो ये आज़ादी थी वो 15 ट्रांसफर ऑफ पावर जो थी वो 15 अगस्त 1947 को प्रीपोन्ड की गई थी। उसके मद्देनजर इमीडिएटली भारतीय सेना की कमांड और पाकिस्तानी सेना की कमांड पाकिस्तानी अफसरों के हाथ में, इंडियन अफसर के हाथ में ना देके शुरू में उनको 1-1.5 साल तक के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स के ही अंतर्गत रही थी। और भारतीय सेना में उस समय ब्रिटिश ऑफिसर करीब 865 सीनियर ऑफिसर आए थे, जिन्होंने कि अगले 1.5 साल तक अपनी भारतीय सेना के ऊपर कमांड कंट्रोल में उसको संभाला था जी। उसके बाद में जब थे तो हमारे जब भारतीय सेना में जब पहले नेहरू जी ने कहा था, तो हमारे सबसे पहले जो जनरल बने थे वो जनरल कैरियप्पा थे। उन्होंने फिर टेक ओवर किया था ब्रिटिश ऑफिसर से जी। कर्नल साहब, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि जैसे जो स्वतंत्रता का संघर्ष रहा, उसमें हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी अपने स्तर पे संघर्ष कर रहे थे। उस समय का जो राजनीतिक नेतृत्व था, जो सामाजिक संगठन थे, वो अलग अपने अपने हिसाब से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन जब हम बात करते हैं तो ध्यान में आता है जिस प्रकार से 1857 में मंगल पांडे ने एक बिगुल बजाया संघर्ष का, सैनिकों में से भी कहीं ना कहीं ये विषय निकल कर आया। आगे जाकर जब 1947 में जब आज़ादी हमारे को मिली, उसके पहले क्या लगता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से काम कर रहे थे, सैनिकों की क्या भूमिका रही उस स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष में, क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा पूछा। 1857 में हालांकि मुगलों से और ब्रिटिशर्स से आज़ादी के लिए समय समय पर भारत के अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयास होते रहे थे, लेकिन 1857 का एक मेजर प्रयास था जहाँ पे कि ब्रिटिशर्स की अत्याचारियों से या उनके अत्याचार तंग आके सबने मिलके दोबारा से सत्ता बहादुर शाह जफर के हाथ में जाए, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया था, जिसकी शुरुआत मंगल पांडे से हुई थी मेरठ से। लेकिन चूंकि उसमें वो कोऑर्डिनेशन की कमी से किसी कारण से वो नहीं हो पाया सफल। उसके बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने उस पर कब्जा कर लिया, उसके बाद इंडियन आर्मी जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनी, क्राउन के अंतर्गत जो बनी थी, उस पर सैनिकों में असंतोष तो था, लेकिन उस शुरू में इतना नहीं था जी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में और स्पेशली अफगान वार में जिस तरह से इंडियन सोल्जर्स को ट्रीट किया गया या कंपेरेटिवली ब्रिटिश सोल्जर के, तो थोड़ा असंतोष बढ़ रहा था जी। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार आया, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जब इंडियन फोर्सेस या इंडियन ट्रुप्स, जो कि मैंने बताया शुरू में हमारी 2 लाख थी, लेकिन लड़ाई खत्म होते होते वो 2.2 लाख तक मिलियन 22 लाख तक पहुंच गई थी। उसमें से यूरोप के अंदर बहुत जगह उनको सरेंडर करना पड़ा था, सिंगापुर में सरेंडर करना पड़ा था। तो वो जो प्रिजनर ऑफ वार की स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब थी और ब्रिटिशर्स ने उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इस कारण से संतोष को सुभाष चंद्र बोस ने भांपा, समझा और उनको इकट्ठा किया और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। और इन्हीं सैनिकों से, जो पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिक थे लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो प्रिजनर ऑफ वार हो गए थे, इन्हीं को लेके, संतोष तो था उनमें, उनको लेके इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और उनको लेके उन्होंने इंडिया की तरफ कूच किया। तो ये जो बढ़ता हुआ संतोष था, एक अपने जब आज़ादी के बाद बहुत सारे इंटरव्यू में ब्रिटेन के एक सीनियर जनरल साहब थे जी, उन्होंने कहा था क्या गांधी जी ने, क्या आज़ादी गांधी जी के से आई थी? तो उन्होंने कहा नहीं, ज़्यादा हमें INA इंडियन नेशनल आर्मी से, सुभाष चंद्र बोस से थी, और उसी के कारण इंडियन आर्मी में और इंडियन नेवी में संतोष बढ़ रहा था जी। इसके लिए हमें आज़ादी को
देना पड़ा। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जितने भी संगठन, जितने भी लोग उस समय संघर्ष कर रहे थे, ये उन सब के साझा संघर्षों का परिणाम था कि अंग्रेजों को 1947 में देश छोड़कर भागना पड़ा। कर्नल साहब, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि 47 में देश आज़ाद हुआ, सत्ता हमारे लोगों के हाथ में आई, और कुछ ही समय पश्चात 48 में कबायलियों के वेश में पाकिस्तान की सेना हमारे देश पर आक्रमण कर देती है। जम्मू कश्मीर की स्थिति जो उस समय जिस प्रकार से थी, और हम कह सकते हैं कि एक नया नया आज़ाद हुआ देश और उस पर पड़ोसी देश आक्रमण कर देता है, सेना की किस प्रकार की तैयारियां थी उस समय? क्या सेना पूरी तरह से तैयार थी कि कोई हमले होते हैं तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है, या कुछ कठिनाइयां रही? क्या कहना चाहेंगे? 1947 की स्थिति में हमारी सेना उतनी तैयार नहीं कह सकते थे कि हो, लेकिन जैसा हमको पता है कि भारत विभाजन के जल्दी करने में, दो हिस्से बनाने में हिंदुओं का नरसंहार, जो भी राजनीतिक नेतृत्व था उसके कारण जो था, या एक संप्रदाय के द्वारा जो किया जा रहा था, नोआखली में जो भयंकर हुआ था 1946 में हुआ था, उसके कारण ये सबको पता था मानसिकता क्या है और नया राष्ट्र जो पाकिस्तान बनेगा उसकी मानसिकता क्या होगी। ट्रांसफर ऑफ पावर 15 अगस्त को हमारे लिए हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान के लिए हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने 20 अगस्त 1947 को ही डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया था, और उस दिन उन्होंने जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी जी। लेकिन इस डिवीजन ऑफ पावर के, ट्रांसफर ऑफ पावर में डिवीजन ऑफ कंट्री के अंदर भारतीय चाहते थे कि जो ड्यूरेंट लाइन बनाई गई थी विभाजन की, इसको अभी पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि जो लाइन बनी थी एक वीक के समय में बनाई गई थी नक्शे पे, वो शायद सही नहीं थी, लेकिन इसके लिए जलना साहब या कोई भी तैयार नहीं थे जी। तो इसके बीच में जम्मू कश्मीर की हालत ये थी कि जम्मू कश्मीर का जो मेन कम्युनिकेशन रूट था वो सब आज के पाकिस्तान के उधर से आता था, और वो जो मेजोरिटी एरिया था और जो वेस्टर्न एरिया था पुंछ की तरफ का इलाका, बहुत सारी जगह में मुस्लिम डोमिनेटेड थे, जम्मू इलाके में हिंदू डोमिनेटेड थे। तो महाराजा हरि सिंह बड़े आशंकित थे कि वो किन के साथ जाएं, पाकिस्तान के साथ जाएं या इंडिया के साथ जाएं। उनको ये पता था कि अगर वो इंडिया के साथ जाते हैं तो J&K की जो सप्लाई है जो पाकिस्तान की तरफ आती है वो बंद हो जाएगी, तो हमारी जनता के लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर वो पाकिस्तान के साथ जाते हैं तो उनको ये भी पता था कि पाकिस्तान का जो एक एटीट्यूड है, उस राजनीतिक नेताओं का जो एटीट्यूड था उनकी एक जनता के लिए, हिंदू स्पेशली के लिए, वो शायद उनके लिए सही नहीं रहेगा, इसलिए वो थोड़ा असमंजस की स्थिति में थे और वो उन्होंने उसको डिले किया कि वो किसके साथ जाएं। तो उन्होंने सोचा ऐसे में स्वतंत्र रहना अच्छा होगा, और इस बीच में जैसे 20 अगस्त डी डे डिक्लेयर कर दिया था पाकिस्तान ने, लेकिन किन्हीं कारणों से ये चीज़ डिले हो गई। उधर अफगानिस्तान के एक वो थे जहीर खान, वो पश्तून को लेने के लिए उन्होंने कुछ ट्राइबल्स को इकट्ठा करके रिक्रूट किया और बोले मैं ये चीज़ अपने में कब्जा करूंगा। लेकिन पाकिस्तानी जनरल ने उनको धर्म के नाम पे या किसी और चीज़ के नाम पे उनको मोटिवेट किया, आप यहाँ छोड़ो, आप जम्मू कश्मीर को कब्जा करो जी। तो जो कश्मीर, जो अफगानिस्तान से रिक्रूटेड ट्राइबल्स थे वो और कुछ पाकिस्तानी ट्राइबल्स जो थे, इन सबको लेके उन्होंने इसको एक्शन बनाया था, और इस एक्शन को लेके उन्होंने 20 अक्टूबर को उन्होंने इंडिया में जो उस समय का स्वतंत्र J&K था उस पर अटैक किया जी। चूंकि अभी तक महाराजा ने वो नहीं किया था। इसके बीच में एक और हुआ था कि जब स्थितियां, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही थी, एक ब्रिगेड मेजर थे, मेजर बाबू का, उनको ये पाकिस्तान के डायरेक्ट एक्शन की रिपोर्ट मिल चुकी थी जी। वो उसको लेके 20 अगस्त को उनको पता लग गया था। वो उसको लेके जब श्रीनगर से जब वहाँ पहुँचते हैं दिल्ली में, उन्होंने बताया तो उनकी इस बात पे किसी को विश्वास नहीं हो पाया और इसको सिरे से खारिज कर दिया गया। लेकिन चूंकि वो रिपोर्ट थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते थे, उनके पास और सोर्सेस से भी इंफॉर्मेशन आ रही थी, तो उनको जानते थे, वो जानते थे क्या होने वाला है। तो उन्होंने कोशिश करी समझाने की हरि सिंह जी को कि वो इंडिया के साथ विलय कर लें, तभी अपनी सेना वहां भेज सकते हैं। इसमें जब सफलता नहीं मिल रही थी तो उन्होंने उनके प्रधानमंत्री की ओर से एक स्पेशल मैसेज RSS के गुरुजी थे गोवलकर साहब, उनको भेजा। गोवलकर साहब 17 अक्टूबर को स्पेशली नागपुर से दिल्ली आए। तो इस विशेष विमान से, उस समय कोई रेगुलर सर्विस नहीं थी और यात्री विमान नहीं थे, रेगुलर उसके द्वारा वो श्रीनगर पहुंचते हैं और एक नेक्स्ट डे उनसे मिलते हैं और हरि सिंह जी मिलते हैं, समझाते हैं, उन्हें पूरी तस्वीर बताते हैं। और उसमें चूंकि RSS काफ़ी फैल गया था
तो उनकी इंट रिपोर्ट पूरी थी, इन्फॉर्मेशन थी, तो उनको समझ में आया और वो राजी हुए। और 18 अक्टूबर को गोवलकर साहब वापस दिल्ली आ जाते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह प्रयास सफल होता है। उसके बाद में ये जब अटैक शुरू हो गया तो हरि सिंह जी समय आ गया था कि कुछ नहीं है, और तब उन्होंने जब सरेंडर किया, सॉरी एक्सेशन के लिए राजी हुए, साइन करके भेजा, उस समय इंडियन आर्मी भेजी गई जी। ये बात जब भेजी गई थी, जिस रात रिसिन हुआ है, जब तक अपने मुर्शिदाबाद तो ले लिया था, बारामूला को ले लिया था, लेकिन बारामूला को जीतने के बाद में कबायलियों ने सिर्फ 3 दिन लगा दिए थे बारामूला को लूटने में, बारामूला को मिस्त्रियों के साथ वो करने में। इवन पाकिस्तानी जनरल लिखा है कि 1800 लेडीज के साथ बर्बरता की गई थी बारामूला टाउन में हिंदू को। तो ये जो 3 दिन का डिले था, ये डिले एक तरह से श्रीनगर को बचाने में बहुत बड़ी मददगार साबित हुआ। कह सकते हैं कि बाई चांस था, लेकिन ये बहुत बड़ा साबित हुआ। जब हमारी फोर्स पहुंची थी, जब डिक्लेयर हो गया, तो उस समय श्रीनगर एयरफील्ड पर बहुत बर्फ पड़ी हुई थी। और इसके पहले राजेंद्र सिंह जी को, जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी उनके सेना के कमांडर थे हरि सिंह जी के, उनको उन्होंने कह दिया था कि आप जाइए बारामूला की तरफ कूच कीजिए और पाकिस्तानी सेना को रोकिए। तो अपने वो 150 सिपाहियों के साथ चल दिए थे। महाराजा हरि सिंह की सेना में जो मुसलमान सैनिक थे, उन्होंने पुंछ में भी विद्रोह कर दिया था और इधर J&K में भी, जो कश्मीर था, इधर भी विद्रोह कर दिया था। तो ऐसी परिस्थितियों में श्रीनगर के अंदर लैंड करना बड़ा मुश्किल हो रहा था और बर्फ पड़ी हुई थी। तो ये जब चीज़ RSS को पता लगी, तो रात को उन्हें पता लगा कल सुबह इंडियन आर्मी आ रही है और एयरफील्ड क्लियर चाहिए जी। तो उन्होंने रात भर लग के उसको उन्होंने बर्फ निकाली और लैंड कर सके। तो इस प्रकार से कर्नल R.K. अग्रवाल जी का ये कहना है कि कश्मीर का जो विलय भारत के साथ हुआ, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी के नाम से भी जानते हैं, उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और वे नागपुर से जम्मू कश्मीर में जाकर महाराजा हरि सिंह जी से चर्चा करते हैं, उन्हें परिस्थितियों से अवगत करवाते हैं, और तब जाकर ये कहा जा सकता है कि महाराजा हरि सिंह जी का मन बनता है भारत के साथ में आने का, भारत में विलय करवाने का। उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों पर अनेक लोगों ने, अनेक इतिहासकारों ने, लेखकों ने भी अपने विचार भी लिखे हैं और उस समय की परिस्थितियों का भी वर्णन किया है। उसी में से ये एक परिस्थिति कर्नल R.K. अग्रवाल जी ने भी हमारे समक्ष रखी कि किस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका कश्मीर में विलय को लेकर रही। जिस प्रकार से कर्नल साहब आप अभी बता रहे थे कि जो 48 में युद्ध हुआ, उस युद्ध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का भी योगदान रहा। यूँ तो जब भी युद्ध होता है तो केवल सेना ही नहीं, अपितु सेना को आगे रखकर पूरा देश युद्ध लड़ता है, भावनात्मक रूप से भी। और हम कहें कि जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता होती है, भारत का हर एक नागरिक सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा रहता है। लेकिन 48 के समय के लिए ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक स्वयंसेवकों ने भी उस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या कहना चाहेंगे? ये आपका बिल्कुल कहना सही है। राष्ट्रीय स्वयं संघ ने, उनके वॉलंटियर्स ने जम्मू कश्मीर में बहुत जगह सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसमें कि हम कह सकते हैं 2 बड़ी चीज़ें। एक कोटली के अंदर जो पुंछ के रास्ते में है, जब मीरपुर कब्जा हो गया था, पाकिस्तानी सेना बढ़ रही थी, कबायली बढ़ रहे थे, और जब मीरपुर कब्जा हो गया था और कोटली पे उनका कब्जा होने वाला था, तो स्वयंसेवकों ने वह चारों ओर अपने आप को घेर लिया था, अपने आप को कोटली को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने लगा लिया था। और ये कबायली जो थे उसको घेर के बैठे हुए थे। जम्मू से रास्ता बंद हो चुका था, कोई सप्लाई नहीं आ रही थी, हथियार अम्युनिशन खत्म हो गए थे जी। और जैसे जैसे धीरे धीरे अम्युनिशन खत्म हो रहा था, कबायली आगे बढ़ रहे थे। उस समय किसी तरीके से खबर दी गई और अम्युनिशन का एयर ड्रॉप हुआ। गलती से वो एयर ड्रॉप कोटली में ना होके थोड़ा दूर पहाड़ी पे हो गया। उस समय ये जानते हैं कि राष्ट्रीय RSS के जो वॉलंटियर थे, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर वो अम्युनिशन की पेटियां वो वहाँ पहाड़ों से खुद रैंक के पूरी रात लग के लेके आए और उनको दिया, जिसके कारण कोटली को कुछ दिन और होल्ड कर सके। ये बात अलग है कि बाद में सैनिक नेतृत्व पहुंचने पे उनके द्वारा जो स्थिति थी, उसके द्वारा कोटली को खाली करना पड़ा, और जो उस समय के जो हिंदू या जो लोग थे, अपना घर बार सब कुछ धन दान था सब छोड़ के आए थे। लेकिन उस कोटली को जो कुछ दिन डिले कर सके, उसके कारण पुंछ पे कब्जा उनका रह गया था जी। इसी तरीके से जब इंडियन आर्मी के लैंड करी है और जब चली है,
तो हमारे एक चीफ जनरल वीएन शर्मा साहब के जो पहले भाई थे सोमनाथ शर्मा जी, इनको पीवीसी मिला, उनकी टुकड़ी को भी लीड करने में और आगे बढ़ने में और अपने से आगे जाके कबायलियों की इंफॉर्मेशन देने में आरएसएस ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है और उनको पद पद पे खुद जाके उन्होंने भूमिका दी है। इनफैक्ट ये भी इतिहास में दर्ज है, डॉक्यूमेंटेड है कि कुछ आरएसएस वॉलंटियर ने मुसलमान बनकर वहाँ रह के इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई और ये इंटेलिजेंस पूरी पीछे पास करते थे, जिसके द्वारा काफ़ी कुछ उनके मंसूबों का पता लग सका। तो वास्तव में हम ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए, ऐसे देशभक्त नागरिकों के लिए कह सकते हैं कि जो पूरे प्राणपण से सेना के साथ में मिलकर देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। तो मृत्यु से जीवन खींचने वाले लोग, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी संघर्ष करने वाले लोगों का भी हम अभिनंदन करते हैं और वास्तव में जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है, उन सभी लोगों को हम श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कर्नल साहब, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि ये तो उस दौर की बातें हुई जिस समय देश को आज़ादी मिली ही थी और सेना भी, हम कह सकते हैं, अपने आप को एक प्रकार से तैयार कर रही थी, विकसित हो रही थी। वर्तमान दौर में सेना की स्थिति पर क्या कहना चाहेंगे, जबकि देश एक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है, सेना की क्या स्थिति है? इसके पहले मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि जब देश आज़ाद हुआ और हमारे हिस्से में जो हमारी सेना थी वो 4 लाख की जो सेना आई थी जी, लेकिन उस समय का राजनीतिक नेतृत्व को सोचता था कि डिफेंस पे बजट खर्च कम करने के लिए सेना को आज़ाद किया जाए, इसलिए उन्होंने सेना को 4 लाख से घटा के 2 लाख कर दिया। बहुत सी यूनिटें डिसबैंड कर दी, आदमियों को छोड़ दिया गया और उस समय हालत ये थी कि हमारे पास कोई मोटराइज बटालियन नहीं थी, मैकेनाइज बटालियन नहीं थी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार में अफ्रीका में और यूरोप में कई जगह टैंक भी आ गए थे, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था और जो बहुत सारी इन्फेंट्री यूनिट्स को डिसबैंड कर दिया गया था। लेकिन इस राजनीतिक नेतृत्व के चलते हमें बहुत बड़ी करारी हार झेलनी पड़ी 1962 में। उसके बाद 1962 में जब ये हुआ, जब हमारा एक्सपीरियंस था, उसके बाद में कुछ समझ में आया, जो देश ने कह सकते हैं एक बहुत बड़ा देश के लिए अध्याय रहा। उसके बाद में सेना की ध्यान दिया गया और सेना धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई जी। और सेना ने जब इसको थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया गया तो 65 की लड़ाई आते आते पाकिस्तान से दूसरी लड़ाई हुई थी जी। उसमें जिस तरह से जीत करी है, जीत दर्ज करी है और जितना बड़ा कब्जा किया था, उसने सेना के मनोबल को जीता और विश्व के अंदर दोबारा भारतीय सेना का स्थान, जो गौरवमय स्थान था, वो प्राप्त किया जी। लेकिन इस लड़ाई के अंदर भी भारतीय सेना की बहुत सारी चीज़ों की कमियां उजागर हुई, लेकिन वो धीरे धीरे फिर 71 की लड़ाई हुई, लेकिन 62 से लेकर 71 तक सेना को काफ़ी कुछ सुविधाएं मतलब हथियारों सुसज्जित किया जाने लगा, उनका पुनर्गठन किया जाने लगा और सेना को नए नए हथियार, नई नई जो चीज़ें चाहिए उससे सुसज्जित किया जाने लगा जी। करगिल के बाद में यूँ कहा जाने लगा कि एक प्रकार से करगिल का जो युद्ध था, विश्व के इतिहास को यदि देखते हैं तो ऐसे युद्ध बहुत कम हुए हैं। दुश्मन इतनी ऊंचाई पर था और भारतीय सैनिक नीचे से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन जैसा भारतीय सैनिकों के लिए कहा जाता है कि नाखूनों से भी पर्वतों को काटकर रास्ता बनाने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो भारत की सेना में है। वो जब करगिल का युद्ध जीता गया, क्या लगता है उसके बाद सेना का मनोबल तो बहुत ऊपर गया होगा? आपका कहना बिल्कुल सही है। ये शायद पहली बार विश्व के इतिहास में हुआ है, जैसे आपने कहा, फ्रंटल अटैक जिसे कहते हैं, और ये हमारे राजनीतिक नेतृत्व का जो था कि हम LAC है उसको क्रॉस नहीं करेंगे। जब भी ऐसे अटैक होते हैं पहाड़ों पर तो हम हमेशा पीछे से जाके पहले उनका रास्ता काटते हैं, फिर पीछे से हम अटैक करते हैं, क्योंकि उनके हथियार सब सामने की तरफ लगे होते हैं। लेकिन चूंकि राजनीतिक नेतृत्व का कहना था कि भारतीय अपनी परंपरा का, अपनी चीज़ों का सम्मान करेंगे, तो हम LAC क्रॉस नहीं करेंगे, हमें जो अपना अधिकार क्षेत्र लेना है वो हम फ्रंटल अटैक में लेंगे। इस प्रयास में हमने बहुत सारे वीरों को खोया है, करीबन 513 जवान हमारे शहीद हुए इस प्रयास में, और ये लड़ाई बहुत लंबी चली और कई दिन, मतलब जो कुछ दिनों की लड़ाई हो सकती थी वो कुछ महीनों की हो गई, काफ़ी लंबी लड़ाई हो गई थी। लेकिन विश्व इतिहास में ये अनोखी लड़ाई है जिसमें पहाड़ों के ऊपर फ्रंटल अटैक से हमारे जवानों ने है, और ये बताता है कि हमारे जवानों का साहस, हमारे ऑफिसर्स कैडर का साहस, हमारी लीडरशिप, देशभक्ति जो है वो अनपैरेलल है वर्ल्ड के अंदर, ऐसा कहीं नहीं। कर्नल साहब, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे, चूँकि आप स्वयं भी 33 वर्ष तक सेना में रहे हैं,
33 वर्ष का बड़ा कालखंड होता है, 3 दशक से अधिक का समय आपने सेना में बिताया। उस दौर में जब आप सेना में गए ही थे, उस समय जो हमारे सैनिकों के पास में वर्दी होती थी, जूते होते थे, हथियार होते थे, और एक आज के दौर में जो वर्दी, जूते और हथियार हैं, कितना क्या अंतर उसमें आप देखते हैं? काफ़ी अंतर आया है। वर्दी में तो इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हथियारों में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। हाँ, कुछ अच्छे इम्प्रूव क्वालिटी के इक्विपमेंट मिलने लगे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी, और हथियारों में 62 की लड़ाई में हमारे पास सेल्फ लोडिंग राइफल नहीं थी, एक लोड करते थे, उसके बाद SLR आई, अभी ऑटोमेटिक आ गए हैं, और हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट जो गन्स राइफल हैं उनको हम लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास जो टैंक हैं आज की डेट में, टैंकों में हमने बहुत, जो आज़ाद हुआ था उस समय कुछ भी नहीं था, आज बहुत हमारे पास T90 है, विजयंत है, सब अर्जुन है, जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा माना जाता है। अभी हमने T90 का और ऑर्डर दिया है। हमारे पास आर्टिलरी बहुत कम थी, आज हमारे पास आर्टिलरी बहुत है। हमें वज्रा है, खुद की मैन्युफैक्चर्ड इंडिया में हो रही है, वो दी जा रही है। हमारे बफर्स हैं जो हमने लिए हैं, 130 है, 105 है, देयर इज एन नंबर ऑफ वेरी ऑफ वेपन्स। सिमिलरली एयरफोर्स में, नेवी में काफ़ी है। तो आज की डेट में हमारा आर्मी में और एयरफोर्स में, नेवी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, और वो आगे बढ़ा है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय सेना सशक्त भी हो रही है, आगे भी बढ़ रही है, और मनोबल तो प्रारंभ से ही ऊंचा था। हमारे यहाँ कहा जाता है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत सरल हो। तो वास्तव में सेना सशक्त है भी, और सशक्त सेना को पूरा विश्व देखता है, चाहे चीन के मोर्चे पर बात हो या बात हो पाकिस्तान के मोर्चे पर। हर जगह सेना पूरी दृढ़ता के साथ इस देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए प्राणपण से जुटी हुई है, और इस देश की सुरक्षा के लिए जितने भी सैनिकों ने अपने प्राण आहूत किए हैं, अपनी जीवन को दांव पर लगाया है, ऐसे समस्त शहीदों को हम पुनः एक बार प्रणाम करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति और सेना के पुनर्गठन के विषय पर कर्नल साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत ही सरलता से सारा विषय रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।